बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज फाइन। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़नी शुरू की थी। हमने बात की थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश के बारे में बताती है। एक बिजनेस के अंदर कैश कितना पड़ा हुआ है, कैश और कैश इक्विवेलेंट से मुराद क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कैश और बैंक और वो डिमांड ड्राफ्ट और वो बॉन्ड्स और ऐसी हाईली कन्वर्टेबल आइटम्स, ऐसी हाईली कन्वर्टेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि फॉरेन से कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, इनको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। कैश फ्लोज जो होते हैं उनकी तीन मेन कैटेगराइजेशंस की गई हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो तमाम एक्टिविटीज होती हैं जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस की, और सबसे ज्यादा बिजनेस यही काम कर रहा होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बिजनेस इन्वेस्ट करता है अपने ऊपर या किसी और के ऊपर। अब इन्वेस्ट करने से क्या मुराद है? बिजनेस एफर्ट्स करता है अपने आप को बेहतर करने के लिए या किसी और को बेहतर करने के लिए। अपने आप को कैसे बेहतर करेगा? एसेट्स लेगा। किसी और को कैसे बेहतर करेगा? उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके शेयर्स परचेज करेगा, उसको लोन देगा। तो ये हमारी जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर बिजनेस जो है वो कुछ लोन लेता है, फाइनेंस मेंटेन करता है, फाइनेंस अरेंज करता है अपने लिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो हमेशा एक ऐसी ग्लासेस के थ्रू देखी जाती है जिन ग्लासेस में सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोज नजर आती हैं। नॉन कैश आइटम्स उन ग्लासेस में नजर नहीं आती। यानी कि सारे के सारे इनफ्लोज वो लिए जाएंगे जो कैश इनफ्लोज होंगे, और ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसी अकाउंटिंग एंट्रीज जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, जिनमें कैश शामिल नहीं होगा, वो सारी की सारी आइटम्स हमारी नॉन कैश आइटम कंसिडर की जाएंगी और कैश फ्लो के पर्पस के लिए हम इन्हें इग्नोर कर दिया करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसी अमाउंट है सेल्स, हम लोगों ने डेटर्स टू सेल किया है, इस अकाउंटिंग एंट्री की हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं है क्योंकि इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। इसमें अल्टीमेटली कैश इन्वॉल्व होगा, लेकिन जब इन्वॉल्व होगा उस वक्त हम इसे देखेंगे। डेटर से कैश रिसीव करेंगे तो ये हमारे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि हर वो एंट्री जिसमें एक डेबिट या क्रेडिट साइड पे इंपैक्ट कैश का है वो हम देखेंगे, कैश या कैश इक्विवेलेंट का। अगर हम लोग बात करें कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो इसके अंदर ये कुछ चीजें आती हैं जो हमने पढ़ी है। फिर हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की एक एग्जांपल की थी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड किया और उसकी एक छोटी सी एग्जांपल की। ये याद रखिएगा कि ये दोनों सेक्शंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी। इनके अंदर हम लोगों ने जो मैक्सिमम पॉसिबल चीजें होती हैं मैंने कोशिश की है कि वो सारी यहाँ पे डाल दी जाए। फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कोई और चीज नजर आ जाए, लेकिन इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर मैंने कोशिश की है कि इसका ओवरऑल काफी हद तक इन दोनों एग्जांपल्स में इन दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को, इन दोनों एक्टिविटीज को कवर कर लिया जाए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम लोग जब आए तो हमने कहा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसका एक तरीका है, उसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और डायरेक्ट मेथड जो होता है वो सीधा सीधा मेथड होता है जिसमें कि जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं आपकी, उनसे जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज जनरेट हुए वो यहाँ पे लिख दिए जाए। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पैसे आते कहाँ से हैं? कस्टमर से आते हैं। और पैसे जाते कहाँ है? डेटर्स को जाते हैं, यानी कि सप्लायर्स को जाते हैं, एम्प्लॉइज को जाते हैं, और हम लोग कुछ एक्सपेंसेस पे करते हैं। देखिए, अगर आप गौर से सोचें कि हमारी एक्टिविटी के अंदर, फर्ज करेंगे हम एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें जो पैसे आएंगे वो हमें आएंगे हमारे कस्टमर से जिन्होंने हमसे चीजें परचेज की हैं। हम जो पैसे देंगे हम अपने सप्लायर को पैसे देंगे, सप्लायर के साथ साथ हम अपने लेबर को पैसे देंगे, हम अपने एम्प्लॉइज को पैसे देंगे जिनको हम सैलरीज कहते हैं। उसके अलावा हम और छोटी छोटी जो चीजें परचेज करेंगे वो हमारे एक्सपेंसेस होंगे। तो जिधर जिधर जितने जितने पेमेंट्स की हैं वो सारी की सारी पेमेंट्स लिखी हैं, और जिधर जिधर से जितना कैश आया वो सारा का सारा कैश लिखिए। तो इसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। हमने ये देखा है कि इन तीनों एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो कैश फ्लोज होते हैं, कैश इनफ्लोज हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं, कैश आउटफ्लोज हम नेगेटिव में लिखते हैं। और जब हम ये सारी स्टेटमेंट्स इकट्ठी ऊपर नीचे करके लिखते हैं तो हमारे पास नेट फ्लो, नेट कैश फ्लोज फॉर द ईयर निकलते हैं। अगर हम नेट कैश फ्लोज फॉर द ईयर ओपनिंग कैश में ऐड करें तो हमारे क्लोजिंग कैश जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाता है। अगर वो नहीं आता तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कहीं पे कुछ गलती की है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस की है, कोई बात जो है वो करनी थी और वो नहीं की, या कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस कर ली। तो कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वाहिद क्वेश्चन है जो कि आपका सामने ही टैली हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक किया या नहीं।
कैश फ्लो क्वेश्चन टैली होने का जो मतलब है वो ये है कि आपने क्वेश्चन जो है वो काफी हद तक ठीक कर लिया। ठीक है जी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो एक मेथड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के लिए है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के लिए है। इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप जिस मर्जी फॉर्मेट में बनाएं, आपने ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने आपको बताया है। फिर हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के डायरेक्ट मेथड की एक एग्जांपल की थी, ये वाली हॉपर लिमिटेड का क्वेश्चन था। इसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन मिली हुई थी और हमने इसको किया था। अच्छा, इसमें कल हम लोगों ने एक छोटा सा एरर किया था, वो मैं एरर आपको बता देता हूं और फिर उसके बाद हम इसे ठीक कर लेंगे। देखें, हम लोगों ने कहा कि जब भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, पहले तो एक बात समझे जरा, एरर मैं भी ठीक करवाता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास, एक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? प्रॉफिट या लॉस। क्या वो हमारे कैश फ्लोज हैं? जी नहीं, हमें तो प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए, हमें कैश फ्लोज चाहिए। इसी तरह से बैलेंस शीट के अंदर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं एसेट्स के, लायबिलिटीज के। क्या वो हमारा कैश फ्लो है? तो जवाब है जी नहीं, वो भी हमारा कैश फ्लो नहीं है, हमें कैश फ्लो चाहिए। तो बेसिकली ना तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी कैश होती है, मोस्टली होती है, लेकिन यह है कि उसको हम कन्वर्ट करेंगे, और ना ही हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वही हमारी कैश फ्लोज होती है। हमें फिर इन दोनों स्टेटमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको टी अकाउंट में फेंकना है और फिर उसके बाद उसमें से हमें कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स जो ओपनिंग है वो है जी 233 के और क्लोजिंग है 219 के। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये हमारे डेटर्स के बैलेंसेस हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डेटर से कैश कितना रिसीव हुआ। फिर अगर हमें ये पता चल जाए कि डेटर को सेल्स कितनी की है, तो ये हमारी सेल्स में आ रही है 1280, लेकिन ये भी सेल्स है, ये हमें नहीं पता कि इसमें से हमें कैश कितना आया है। तो हम इन तीनों चीजों को, इन तीनों बैलेंसेस को जो मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूं, इन तीनों बैलेंसेस को इनके अकाउंट में पुट करते हैं। ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया था हमने, इसमें हमने पुट किया और इससे बैलेंसिंग फिगर निकाली। जो जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई थी जो ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड थी, वो हमने यहाँ पे पुट की और इसमें से बैलेंसिंग इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है जी, इसे हम बैलेंसिंग आउट करना कहते हैं। यहां से हमने कैश रिसीव्ड की फिगर निकाली 1294। इन्वेंट्री के अकाउंट में जो फिगर हमने निकाली थी उसमें थोड़ी सी गलती है, वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो फिगर थी ना 524,000, ये गलत थी, ये हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये वाली फिगर को जो यहाँ पे लिखी हुई थी ये गलत थी, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो जनाब 400,000 प्लस 124 माइनस 118, तो ये हमारे पास बनती है 406, ये 406,000 बनेगी। और ये परचेज की फिगर जो थी वो ट्रेड पेबल्स में जाती है कि हमने परचेजेस कितनी की है 406,000 की। तो यहाँ से जो कैश पेड की अमाउंट है ना, ये फर्क निकलेगी, ये हमारी निकलती है 406 प्लस 102 माइनस 125, तो ये बनती है 383। तो ये देख लीजिएगा कि कल हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी में गलत फिगर कैलकुलेट कर ली थी, बाकी इसका और कोई फर्क नहीं है, टोटल्स में फर्क आएगा और इसको जो है वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगी 383,000 और ये 1294 माइनस 383 माइनस 293 माइनस 325, ये 293 बनता है जी, और इसमें से 35 और 49 माइनस किए तो ये 209,000 बनता है। ठीक है, अच्छा ये एरर तो मैंने ठीक कर लिया, ये तो छोटा सा एरर था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन जो थी वो हमें नहीं मिल रही होती और हमने कुछ अजम्पशंस लेनी होती हैं और उन अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर कैश फ्लो जो है ना वो डिजाइन करने होते हैं। ठीक है, तो
ये जो मेथड होता है ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है कैश फ्लोज को डिजाइन करने का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं, हम लोग दोनों टी अकाउंट्स पकड़ते हैं, सारे हर एक का टी अकाउंट बनाते हैं, हर एक के टी अकाउंट में हम लोग जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फिगर्स उठा उठा के डालते हैं और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं। सारे अकाउंट्स में जो है वो सीधी सीधी अमाउंट आ जाती है। देखें, वेजेस एंड सैलरीज के अंदर से सीधी सीधी अमाउंट आ जाती है, इंटरेस्ट से सीधी सीधी अमाउंट आ जाती है, टैक्स पेबल से सीधी सीधी अमाउंट आ जाती है। इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल का जो अकाउंट होता है ना, सिर्फ इसमें आपको इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ता है। इन्वेंट्री के अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स डालनी है, वहां से परचेजेस निकलेंगे और वो परचेजेस ट्रेड पेबल के अकाउंट में जाएंगी। सिर्फ ये दो अकाउंट्स इकट्ठे मेंटेन होंगे, बाकी सारे अकाउंट्स की इंडिविजुअली आपने उसके अंदर उसकी वैल्यूज पुट करनी है और आपने उसका जो बैलेंस है वो फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है और वो इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बना सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब प्रेजेंट की जाती है तो उसको मीनिंगफुल बनाया जाता है, उसको मीनिंगफुल बनाने की कोशिश की जाती है। मीनिंगफुल बनाने के साथ साथ उसको कंपेरेबल और ट्रेसेबल बनाने की भी कोशिश की जाती है। यानी कि आप देखेंगे जब हम लोगों ने कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से बनाया तो हमने बहुत सारी अजम्पशंस ली। हमने अजम्पशन ली कि सारी की सारी सेल्स जो है वो कैश में होती, क्रेडिट पे होती है। हमने अजम्पशंस ली कि जितना भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो सारा हमने परचेज किया है फ्रॉम द वो उसमें सारी की सारी इन्वेंट्री है और वो सारा का सारा हमने क्रेडिट पे परचेज किया है। और इसमें बहुत सारी समराइजेशन और बहुत सारी क्लबिंग्स होती हैं। इस वजह से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को में प्रेजेंट भी हो रहा होता है, नजर भी आ रहा होता है। ठीक है जी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से भी बनाई जा सकती हैं और ये जो इनडायरेक्ट मेथड है इससे भी आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड को जब समझ लेंगे उसके बाद सबसे पहले हम यही हॉपर लिमिटेड वाला क्वेश्चन करेंगे जो अभी हमने जिसकी एरर भी करेक्ट किया है, जो कल किया था हमने, और फिर उसी से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे और उसका आंसर इक्वल आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो वो फिर हम देखेंगे। देखिए, डायरेक्ट मेथड क्या है, हम डायरेक्टली कैश फ्लो के अंदर से निकालें इंफॉर्मेशन के किसको कितना दिया, किसको कितना दिया, किसको कितना दिया, किसको कितना दिया, और एंड पे हमारे पास आ जाए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर से हमें कितना बेनिफिट मिला। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने प्रॉफिट्स को पकड़ें, उसमें एडजस्टमेंट्स करें और उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे ऑपरेशन से कितने पैसे बेनिफिट हासिल हुए हैं। क्योंकि ये जो हमने किसी को दिए हैं या लिए हैं पैसे किसी से, वो अल्टीमेटली हमारी ऑपरेशंस को ही तो इम्पैक्ट कर रहे हैं और ऑपरेशंस का फाइनल रिजल्ट हमें प्रॉफिट्स में नजर आता है। तो कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं भी आई तो हम लोग ये बात करेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से कैसे बनाई जा सकती है। अगेन बता दूं, ये सिर्फ एक सेक्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। इनडायरेक्ट मेथड का कोई इंपैक्ट फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं होता, वो वैसे ही बननी है जैसे हमने बनाना सीखी। तो जनाब हम करेंगे क्या, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, यानी कि एक ऐसा प्रॉफिट जो जिसमें इंटरेस्ट तो शामिल है लेकिन टैक्स जो है वो उसमें शामिल नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो फिर आपने उसमें टैक्स ऐड बैक कर देना है और फिर हमने उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है जी, एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश आइटम्स की। ये बात हमने एक दफा पहले भी की है कि हमारा जो प्रॉफिट है ये सारा का सारा कैश फ्लो नहीं होता। यानी कि फर्ज करें कि एक बिजनेस का 30 मिलियन का प्रॉफिट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको 30 मिलियन के पैसे मिले हैं, उसको 30 मिलियन के प्रॉफिट्स आए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको 30 मिलियन कैश आया है उसकी जेब में। कैश थोड़ा डिफरेंट अमाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट के अंदर कुछ कसाफतें शामिल हैं, कुछ इम्प्योरिटीज शामिल हैं। वो इम्प्योरिटीज जो है वो नॉन कैश आइटम्स है। बेसिकली ऐसे प्रॉफिट्स और ऐसे लॉसेस, ऐसे प्रॉफिट्स और ऐसी इनकम्स और ऐसे एक्सपेंसेस जो कैश में नहीं मिले किसी भी बिजनेस को, वो इम्प्योरिटीज होती हैं। अगर हम वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज माइनस कर दें, ठीक है, वो सारी की सारी प्योरिटीज का इंपैक्ट जो है वो एक्सक्लूड कर दें,
एक्सक्लूड का वर्ड जो है वो जनरल होता है, कि प्रॉफिट में से सारी इम्प्योरिटीज एक्सक्लूड कर दें तो हमारा प्रॉफिट कैश फ्लो के इक्वल हो जाता है। अच्छा, वो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हैं? वो इम्प्योरिटीज है नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश प्रॉफिट्स भी, या चले नॉन कैश इनकम्स और नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है जी। नॉन कैश इनकम्स जो होती है वो हमारे प्रॉफिट्स में ऐड हुई होती हैं, इनको हम लेस कर देंगे, और जो एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट में से माइनस हुए होते हैं इनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि लेस बैक, यानी कि हम उसको माइनस कर देंगे, और एक्सपेंसेस जो है वो ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक का वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, लेस बैक मैं आज आपको बता रहा हूं कि उसमें से माइनस कर देंगे, जो एक्सपेंसेस है वो ऐड बैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस हुए होते हैं और प्रॉफिट में इनकम्स ऐड हुई होती हैं, तो उनको हम लोग बैक वापस उनका इम्पैक्ट जो है, या उनकी वो इम्प्योरिटीज जो है उनका इम्पैक्ट खत्म कर देंगे, तो हमारे पास जो कैश फ्लोज है वो आ जाएंगे। यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग शुरू करेंगे, वो तमाम नॉन कैश आइटम्स जो कैश में नहीं मिली है, कुछ इनकम या एक्सपेंसेस के अंदर ऐसी चीजें जो कैश में नहीं आई है, उनको हम ऐड बैक कर देंगे। ठीक है जी, उनका इम्पैक्ट जो है वो कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर प्रॉफिट में से वो तमाम आइटम्स भी एडजस्ट कर देंगे जो कहीं और क्लासिफाई होनी है, सेपरेटली क्लासिफाइड। सेपरेटली क्लासिफिकेशन के अंदर ये दो चीजें आती हैं जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डिविडेंड इनकम। इंटरेस्ट एक्सपेंस और डिविडेंड इनकम जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह, डिविडेंड इनकम वगैरह, ये आपने सेपरेटली क्लासिफाई करना है, सेपरेटली प्रेजेंट करना है। ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये आपको पता है जो आपका एक्सपेंस है, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो बेसिकली ये आपकी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट है, ये क्योंकि आपने इन्वेस्टिंग के लिए ली है, तो इन्वेस्टिंग के लिए है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। और डिविडेंड इनकम जो है, ये आपको इनकम हुई है किसी और से, सॉरी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। तो डिविडेंड इनकम आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये सेपरेटली क्लासिफाइड जो आइटम्स होते हैं, इनको भी हम लोग जो है वो यहां से माइनस कर देंगे, और जहां पे क्लासिफाई करना है वहां पे जाके क्लासिफाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए कैश फ्लोज फ्रॉम, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम वर्किंग कैपिटल फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका नाम है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये नहीं कि हमने प्रॉफिट पकड़ा, उसमें से सारी इंप्योरिटीज प्लस माइनस की, उसमें से सारी आइटम्स जो सेपरेटली क्लासिफाइड होती हैं उनको प्लस माइनस किया, तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें हमने इंक्रीज वर्किंग, जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल की सारी आइटम्स को हमने एडजस्ट करना है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जरा ये आप सोच कर मुझे बताएं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। आप लोगों को पता होगा वर्किंग कैपिटल जो होता है, वर्किंग कैपिटल दैट इज बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमें पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का इंपैक्ट आता होता है, ये हम लोगों ने कल एक ग्राफ से भी समझा था। अब करंट एसेट जो है ये क्या होते हैं, करंट एसेट्स के अंदर हर वो आइटम होती है एक्सेप्ट फॉर, हमने सारी की सारी आइटम्स वर्किंग कैपिटल की लेनी है, और उनका इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे एडजस्ट करना। अब इसके लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये इंक्रीज हो तो इसको ऐड कर दे, ये डिक्रीज हो तो इसको ऐड कर दे, लेस कर दे। इस तरह के कंफ्यूजन के लिए मैंने एक छोटा सा रूल ऑफ थंब बनाया हुआ है, एक छोटा सा टोटका बनाया हुआ है। और वो छोटा सा टोटका जो है वो क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि कैश का रिलेशनशिप क्या होता है करंट एसेट्स के साथ और करंट लायबिलिटीज के साथ। अगर आपको ये चीज समझ आ जाए तो फिर आगे चीजें आसान है। कैश का रिलेशनशिप क्या होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ। देखिए, कैश का करंट एसेट्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि अपने ही दोस्तों के साथ ये इनवर्स रिलेशनशिप में होता है, और अपने दुश्मनों के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसको याद करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसको मेमोराइज कैसे करना है। देखिए,
आपकी अपने दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। अगर एक दोस्त गुस्सा कर रहा है तो दूसरे दोस्त को अपना गुस्सा कम कर लेना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और दुश्मन अगर लड़ पड़े या दुश्मन अगर गुस्सा करे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये जो आपका रिलेशनशिप होता है ना, ये गुस्से का रिलेशनशिप होता है। दोस्तों के साथ आपका गुस्सा उल्ट होना चाहिए, यानी कि उसको गुस्सा आ रहा है तो आप चुप कर जाए। और दुश्मनों के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो आप भी करें, और अगर वो आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं तो आप भी अच्छे तरीके से बात करें। ये तो था इसको याद करने का तरीका। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, आप कोई भी अकाउंटिंग एंट्री देख लें जिसमें कैश होता है, अगर वो एसेट के साथ है तो इन दोनों के दरम्यान में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एसेट परचेज करते हैं, आप कहते हैं जी हमारा एसेट अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। एसेट की तरह जगह पे आपने क्या परचेज किया? आपने परचेज किया है, आपने फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज की। तो आप अगर गौर से देखें तो एसेट यानी कि मशीनरी आपकी बढ़ रही है, लेकिन कैश कम हो रहा है। अब कोई भी अकाउंटिंग एंट्री देख लेंगे जिसमें दो एसेट्स होंगे, तो उन दोनों के दरम्यान में तकरीबन उन दोनों के दरम्यान में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। एक चीज बढ़ती है, दूसरी, एक एसेट बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल ग्रैंड टोटल हमारा सेम रहता है हमेशा। हम कोई एसेट परचेज करते हैं और उसके साथ हम लोग कोई लाइबिलिटी अरेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एसेट परचेज करते हैं, एसेट वही है मशीनरी, और हम लोग पेएबल रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारा एसेट बढ़ा, हमारा पेएबल भी इंक्रीज हो गया। तो ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी एसेट हो, उसका बाकी एसेट्स के साथ, कैश जो है वो हमारा उसका बाकी एसेट्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और लाइबिलिटीज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक हो गया? अब यहीं से आप याद कर लें, यहीं से आप समझ लें कि जब करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो ऐड होंगी, करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो वो माइनस होगा। इनवर्स रिलेशनशिप के अंदर कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट जो है वो इंक्रीज होंगे तो माइनस किए जाएंगे, करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे तो प्लस किए जाएंगे। तो हमने वर्किंग कैपिटल की आइटम्स के अंदर जो चेंजेस हैं वो कैलकुलेट करनी है। हम लोग चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग चेंज करते हैं कैलकुलेट लास्ट ईयर माइनस करंट ईयर, लास्ट ईयर माइनस करंट ईयर। हम पिछले साल की फिगर में से, यानी कि ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है, सॉरी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। तो अगर आंसर पॉजिटिव आए तो इंक्रीज है, अगर आंसर नेगेटिव आए तो डिक्रीज है। तो यहां से अगर आप मेमोराइज कर लेंगे चीजों को तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने दो चीजें अभी तक पढ़ी हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पकड़ेंगे और उसमें से नॉन कैश आइटम्स एडजस्ट कर देंगे। नंबर टू, हम उसमें से वो चीजें एडजस्ट कर देंगे जो कहीं और क्लासिफाई करनी है, और वो ये दो ही हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड। नंबर थ्री, हम उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करेंगे, जिसका रूल हमने पढ़ लिया है कि एसेट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इंक्रीज हो तो एसेट्स का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इंक्रीज हो तो माइनस करने हैं, डिक्रीज हो तो ऐड करने हैं। और लाइबिलिटीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इंक्रीज हो तो ऐड करने हैं, डिक्रीज हो तो माइनस करने हैं। इसके बाद हमारे पास जो हेड आ जाता है उसे हम कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कि ऑपरेशन से हमारा कितना कैश जनरेट हुआ। फिर हम टैक्स जो पेड होता है और जो इंटरेस्ट पेड होता है, इनके अपने अपने टी अकाउंट्स बनाते हैं हम, और इन दोनों में से जो टैक्स और इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया होता है वो हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास आता है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये जो है, ये हमें बिल्कुल सेम आंसर देता है जैसे कि डायरेक्ट मेथड होता है, अगर हम इसको ठीक से सॉल्व करें। हॉपर लिमिटेड का क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था डायरेक्ट मेथड से, आज हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, यही क्वेश्चन है। तो जनाब शुरू करते हैं जी इसको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 190,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 190,000 का है हमारा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हम एडजस्ट करेंगे सबसे पहले
नॉन कैश आइटम्स। अच्छा जी, नॉन कैश आइटम्स में सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है जी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उसने दी हुई है हमें 25,000 की, तो हम डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने माइनस की थी पहले। नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी। और इसके अलावा नॉन कैश आइटम इस क्वेश्चन में कोई नहीं है। नॉर्मली जितनी भी होगी आपने ऐड बैक करनी है। ठीक है जी, नॉर्मली इसमें हमने जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो करने होते हैं। अच्छा जी, नॉन कैश आइटम्स है, डेप्रिसिएशन आपने एडजस्ट करनी है। इसके अलावा और कोई नॉन कैश आइटम नहीं है। हमने फॉर्मेट ऊपर बनाया हुआ है। हमने कहा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ये नहीं कहा था कि इंटरेस्ट से पहले वाले। तो हमने सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, वो वाली अमाउंट जो कि इंटरेस्ट के बाद आई है। इंटरेस्ट हम मैन्युअली यहाँ पे रख के माइनस करेंगे, तो इसलिए जो है वो हम लोगों ने कर लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स और भी हैं, वो हमारे पास इधर कोई नहीं आई, अब हम लोगों ने वो कर दिया। सेकंड हम लोगों ने इसमें एडजस्ट करनी थी ऐसी आइटम्स जो सेपरेटली क्लासिफाइड है। सेपरेटली क्लासिफाइड के अंदर सिर्फ है जी इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट चार्जेस है। कितने के हैं? 50,000 के। ये भी आपका एक्सपेंस है, ऐड बैक करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डिविडेंड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, एनआरबी लॉस नहीं है, बैड डेट्स नहीं है, फेयर वैल्यू गेन लॉसेस नहीं है, इम्पेयरमेंट्स नहीं है, डेप्रिसिएशन है वो हमने कर ली है। तो हमारे पास आ गया जी कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले के हमारे कैश फ्लोज जो है वो आ गए हैं। कितने आ गए हैं जी? 190,000 में 75,000, तो 265,000 बनते हैं जी। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे अब हम लोगों ने क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखनी है। तो वर्किंग कैपिटल के सारे अकाउंट जो आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं उनको हाईलाइट कर लें, ये इंटरेस्ट चार्जेस के अलावा, क्योंकि इंटरेस्ट चार्जेस का अब हमने अकाउंट बनाना है और उसको सेपरेटली क्लासिफाई करना है। अच्छा जी, और टैक्स पेबल का भी हमने सेपरेटली कैलकुलेशंस करनी है। तो भाई ये चार आइटम्स हैं जिनके आपने अकाउंट्स बनाने हैं, जो आपके वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आती हैं। हमने इनका, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हमें पता चलेगा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, तो इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 2,19,000 क्लोजिंग है, 2,33,000 क्लोजिंग है, तो 2,19 और 2,33 का डिस्टेंस हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। 2,19 माइनस 2,33, तो हमें पता चल जाएगा कि -14 इसका आंसर आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 124 माइनस 118, 6 प्लस का 6 आंसर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 125 माइनस 102, 23 इंक्रीज हो रहा है। और 5 माइनस 8 -3 डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोगों ने माइनस वाले साइन जो है, -14 ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। ठीक है जी, अब हम लोगों ने लिखना है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, हमने लिखना है इंक्रीज इन इन्वेंटरी, हमने लिखना है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, और डिक्रीज इन क्या था जी, अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज। ये चार आइटम्स है। अब सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स होते हैं, इनमें डिक्रीज हो रहा है। रिसीवेबल्स का हमारे कैश के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जो चीजें डिक्रीज हो रही हैं वो हम ऐड करेंगे। 14,000 ऐड करना है, क्यों? क्योंकि ये हमारा एसेट है, एसेट में डिक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसेट में इनवर्स डिक्रीज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम ऐड करेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड कर देंगे। और इसके अलावा अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज हमारी जो है वो लाइबिलिटी है, ये इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, 3,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है। आप पहले इंक्रीज या डिक्रीज निकाल लें और उसके बाद आपने इंक्रीज या डिक्रीज में से उसकी जो सिंपल एक रूल याद रखना है। अगर एसेट्स हैं तो वो इनवर्स रिलेशन में जाएंगे, अगर लाइबिलिटीज हैं तो वो डायरेक्ट रिलेशन में जाएंगी।
एसेट इंक्रीज होगा तो माइनस होगा, डिक्रीज होगा तो ऐड होगा। इसी तरह से लाइबिलिटीज जो है उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इंक्रीज होंगी तो ऐड होंगी, डिक्रीज होगी तो माइनस होंगी। तो इस तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा। ये हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख दी है और उसके बाद हमने निकालना था कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखें जरा कितना बनता है जी कैश फ्लोज आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 265 प्लस 14 माइनस 6 प्लस 23 माइनस 3। अब हमारे पास रह गया जी टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। हमने एंड पे क्या लिखना था, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, ये चीजें लिखनी थी। अब अगर आप गौर से देखिए तो टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड हमारे पास नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ना तो टैक्स पेड है ना इंटरेस्ट पेड है। टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड का टी अकाउंट बनाना है। ये हमने इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में भी टी अकाउंट ही बनाया था इनका, इनडायरेक्ट मेथड में भी टी अकाउंट बनाएंगे। टैक्स और इंटरेस्ट इन दोनों का हम लोग डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड, इन दोनों का टी अकाउंट ही बनेगा। तो हम लोग कहेंगे टैक्स और इंटरेस्ट। अगर हम अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस की बात करें, ये हमारी लायबिलिटी होती है। ओपनिंग आएगा जी 30,000, क्लोजिंग आएगा जी 45,000। टैक्स जो है टैक्स पेएबल, ये भी हमारी लायबिलिटी होता है। ओपनिंग आएगा जी 52,000 और क्लोजिंग आएगा 43,000। ठीक है। अच्छा, अब टैक्सेशन का यहाँ पे इम्पैक्ट है और क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट का इम्पैक्ट है। इंटरेस्ट चार्जेस एक्सपेंस फॉर द ईयर, हम लोग एक्सपेंस लिखेंगे इस तरफ। कितना है जी इंटरेस्ट का एक्सपेंस, 50,000 का। हमने ये माइनस भी किया ना 50,000, तो हम लोग 50,000 का इम्पैक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे और हमारे पास कैश फ्लोज इसकी निकल जाएंगी। कितनी निकलेंगी, 30, 50 और 45। 30, 50 और 45 हमने माइनस किया है 45, 35,000 का कैश हम लोग इधर पे करेंगे। टैक्सेस की बात करते हैं जी। टैक्स हमारा है फॉर द ईयर एक्सपेंस 42,000 का, 40,000 का, 40,000। तो यहां से जो टैक्स पेड है, जो हमने कैश है, वो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल लिया 52 प्लस 40 माइनस 43, तो हमारे पास बनता है 49,000 का कैश पे किया हमने। तो जनाब हमें इंटरेस्ट और टैक्स जो है इनमें से जो फिगर्स निकालनी होती है, क्योंकि ना तो हमें इंटरेस्ट और टैक्स का एक्सपेंस चाहिए और ना ही हमें उसका ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट और टैक्स का एक्सपेंस आ रहा होता है, बैलेंस शीट में उनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं जो अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम उनका टी अकाउंट बनाएंगे, चाहे हम डायरेक्ट मेथड में या इनडायरेक्ट मेथड में। ठीक है जी। इसे हम यहां से इस तरह से ले सकते हैं कि इंटरेस्ट पेड, जो हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है वो है जनाब 35,000, और टैक्स पेड जो हमने किया है वो है जी 49,000। ये दोनों पेमेंट्स है तो माइनस होंगी आपकी कैश फ्लो में से। तो अब कितना आंसर आता है जी, 293 माइनस 35 माइनस 49, 209। और अगर आप इसको कंपेयर करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हमने डायरेक्ट मेथड से बनाई थी, उसमें भी यही आंसर आता है जी 209,000 का। ये रहा, हमने अभी करेक्ट भी किया था आज उसको। ठीक है जी। तो दो चीजें आपको बताना मकसूद है। नंबर वन, हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड में ये किया कि प्रॉफिट पकड़ा, उसमें से नॉन कैश आइटम्स माइनस करते गए करते गए करते गए, वर्किंग कैपिटल की चेंजेस ऐड की, तो वो हमारे कैश फ्लोज के इक्वल बन गया। यानी कि हमने इनडायरेक्टली प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट किया, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या था कि हमने सिर्फ वो चीजें निकाली कि हमने इसको कितना दिया, इसको कितना दिया, इसको कितना दिया, इसको कितना दिया। यही सारी अमाउंट्स और यही सारी फिगर्स जो हैं ये कैश फ्लो के डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में इस्तेमाल हुई है, लेकिन इन दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका फर्क है। तो जनाब आपके सामने ये फॉर्मेट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट हमने यहाँ पे दिखाना होता है कि अगर आप प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस ही करना है
तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से स्टार्ट कर लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से स्टार्ट कर लें और फिर उसके बाद आप उसमें ये नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट्स करें। तो ये जनाब आपके पास वही सेम एग्जांपल विद सेम आंसर इनडायरेक्ट मेथड से आ गई है। अभी हम लोगों ने बात कर ली है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो समराइज करते हैं जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम सबसे पहले प्रॉफिट को ऐड बैक करते हैं, प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं वो तमाम इम्प्योरिटीज जो कि नॉन कैश आइटम्स होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, इम्पेयरमेंट लॉसेज है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल वगैरह होता है अक्सर, फिर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बैड डेट्स और प्रोविजंस वगैरह, इन्वेंट्री के एनआरवी के लॉसेस होते हैं। ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जिनको ऐड बैक कर देना चाहिए। इसी तरह से कुछ गेन्स होते हैं, ऐसे गेन्स जिन जो कि आपको मिले नहीं है, जैसे फेयर वैल्यू के गेन्स है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह के जितने भी गेन्स वगैरह हैं वो सारे हमें इसमें से लेस बैक कर देने चाहिए, यानी कि इसमें से माइनस कर देने चाहिए क्योंकि वो ऐड हुए होते हैं। तो प्रॉफिट जो है वो कैश फ्लो बन जाएगा, लेकिन वो अभी पूरा कैश फ्लो नहीं बना है। उसमें से हम कुछ ऐसी आइटम्स जो कि हमने कहीं और प्रेजेंट करनी है वो माइनस करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा। थर्ड स्टेप हमारा होगा कि हमने इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस बतानी है एक्सेप्ट फॉर द आइटम्स जो कि सेपरेटली क्लासिफाई होनी है, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर होता है लेकिन हम उसके चेंजेस यहाँ पे नहीं लिखते। सिमिलरली टैक्स पेड, टैक्स और इंटरेस्ट के जो अकाउंट्स होते हैं, अक्रूड टैक्स और अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर नहीं डालने। तो ये होगा जी सिलेक्टेड वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो कि आपने यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर हम इस आ जाएंगे हमारे पास और उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड जो है वो लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पे कैटेगराइजेशन समझना जरूरी है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि ये वो कैश जनरेट होता है जो आपने अपने ऑपरेशन से किया है, यानी कि आपके बिजनेस की अपनी और जो प्रॉपर जो उसके अंदर जो काम करने की कैपेसिटी थी, एफिशिएंसी थी, उसने इतना कैश जनरेट किया। लेकिन ये जो टैक्स होता है ना, इसका आपके बिजनेस की एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये गवर्नमेंट का जगह टैक्स होता है। तो जो जगह होता है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट का भत्ता होता है, वो उसका आपके ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि ऑपरेशंस में से माइनस अलग करके दिखाएं, टैक्स भी और इंटरेस्ट भी। और इसी तरह से जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली लोन के ऊपर आपने जो कैश फ्लोज पे करने, जो आपने इंटरेस्ट पे करना होता है वो होता है। तो आपने बैंक से लोन लिया है, उस लोन को आपने इंटरेस्ट पे किया, तो बेसिकली दैट इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ हाउ योर कंपनी इज परफॉर्मिंग। ठीक है जी, तो मूविंग फॉरवर्ड अब हमारे पास एक बेसिकली एक कंक्लूजन आ गई है। हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है, हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, ये जो टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड होता है ये हमारी ऑपरेशंस का इंडिकेटर नहीं होता कि हमने ऑपरेशंस कैसे किए हैं, बल्कि ये दोनों कुछ ऐसे आउटफ्लोज होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बेसिकली कंपनी के कंट्रोल से बाहर होते हैं, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, यानी कि बिजनेस को ये पे करने ही पड़ते हैं चाहे उनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो या नहीं। तो इसलिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हम ऊपर लिखते हैं और उसके अंदर से ये वाली चीजें माइनस करते हैं ताकि हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंच सकें। तो अगर हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से बनाने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उससे भी सारी इंफॉर्मेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही फॉलो करती है। अब यहाँ पे छोटी छोटी वर्किंग्स करनी पड़ती हैं अक्सर औकात, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन। हमारे पास कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं या ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। तो हमने हर एक इंफॉर्मेशन से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। अब ये छोटी छोटी 6-7 डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक एक करके बताता चला जाता हूँ, आप लोग इनको फॉलो कर लें, नोट कर लें, और जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आपको इनकी समझ आएगी कि इनको करना है कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इंटरेस्ट और टैक्स का अकाउंट बनाया है। तो ये याद रखिएगा कि टैक्स और इंटरेस्ट का हमेशा अकाउंट बनेगा, टैक्स और इंटरेस्ट का हमेशा अकाउंट बनेगा। हम इनके ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा करेंगे। जो एक्सपेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से मिलेगा वो हम इनके क्रेडिट साइड पे लिखा करेंगे और डेबिट साइड पे कैश पेड आएगा, ये हम बनाएंगे।
तो दो अकाउंट जो आपके हर सवाल में बनेंगे वो टैक्स का है और इंटरेस्ट का है। उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी और आप वहां से वर्किंग करके इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके लिए ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे इंफॉर्मेशन डिजाइन की हैं। ये आई एम श्योर कि ये आप जब इनको एक एक करके करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करनी है अगर, तो हमें कैसे पता चलेगी? पहली जो मिसिंग फिगर नॉर्मली आपको तकरीबन हर क्वेश्चन में नजर आएगी वो है कैश एडिशंस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिए गए होंगे, डेप्रिसिएशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाएगी। आपने वो एंटर करनी है जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें एडिशंस कितनी हुई है। आपने अपने एसेट का जो अकाउंट है वो नेट बुक वैल्यू पे बनाना है, नेट बुक वैल्यू पे, यानी कि उसकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू लिखी जाएगी, वो आपको बैलेंस शीट से पता चलेगी। क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आपको बैलेंस शीट से पता चलेगी। डेप्रिसिएशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आपको एडिशंस पता चल जाएंगी। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो एडिशंस होंगी वो आपको यहाँ से पता चलेंगी टी अकाउंट बना के। तो टी अकाउंट आपने एसेट्स का बनाना है, उसमें देख लेना है कि उसमें जो डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर, अगर तो वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का है तो फिर ठीक है, फिर आप डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करें। अदरवाइज आपको एसेट्स के अंदर जो एडिशंस है वो वर्क बैक करनी पड़ेगी। इसकी एक एग्जांपल है, ओपनिंग बैलेंस है जी नेट बुक वैल्यू का 1 मिलियन, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख की चार्ज हुई है और क्लोजिंग बैलेंस नेट बुक वैल्यू के ऊपर है 12 मिलियन। ठीक है जी, और एडिशंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है ओपनिंग बैलेंस 1000 का या 1 मिलियन हम लिख लेते हैं 1000। ये नेट बुक वैल्यू है जी, आपने नेट बुक वैल्यू में बनाना है। कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट के अंदर जो हमें एसेट्स मिलते हैं वो नेट बुक वैल्यू पे मिलते हैं। बैलेंस शीट में एसेट की नेट बुक वैल्यू मिलती है, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग करके नहीं दिखाते। तो हम नेट बुक वैल्यू लिखेंगे 1000 और क्लोजिंग बैलेंस है जनाब हमारे पास 1200। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर हमने 150 की चार्ज की। अब अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो इस साइड पे होगा। ठीक है, वो डिफरेंस जो है वो एडिशन के तौर पे आएगा, एडिशनल बैलेंस के तौर पे आएगा कि हमने पूरा ड्यूरिंग द ईयर कितनी एडिशंस की है। हमें एडिशंस क्यों चाहिए? क्योंकि ये कैश फ्लोज के थ्रू हमने लेनी। ठीक है जी, तो इधर हमारे पास बनता है जी 1200 जमा 150 1350, इधर भी बनेगा 1350 और 350 का जो है ये हमारा एडिशंस है जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है जी, ये एडिशंस है जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है। इसमें ना एक छोटी सी वेरिएशन आती है, एक पास पेपर के सवाल में है, ये गौर से सुन लें। एक दफा ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हमने एडिशंस की हैं और एडिशंस में से कुछ एडिशन जो थी वो कैश में पे कर दी थी और कुछ अभी पेएबल थी। यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो एडिशंस है ना, इसके बारे में उसने कहा है, एग्जांपल अब मैं चेंज करने लगा हूं, गौर से सुन लीजिएगा कि हमने कुछ कैश पे कर दिया है। फॉर एग्जांपल 300 मिलियन का कैश पे कर दिया है, 300,000 का, और हमारा कुछ पेएबल है, पेएबल है 50 का। ऐसा हो सकता है कि वो आपको कहे कि हमने एक एसेट परचेज किया है, उसमें से 300 हमने कैश पे कर दिया है और अभी 50 का पेएबल है। तो यहां से हमने कैश फ्लो के अंदर 300 का कैश आउटफ्लो लिखना है। यानी कि कैश आउटफ्लो हमेशा उतनी अमाउंट से लिखना है जिस अमाउंट से कैश आउटफ्लो हुआ है। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो फिर टैली कैसे होगा, 50 का डिफरेंस कहां पे जाएगा? तो 50 का डिफरेंस आपका पेएबल है। पेएबल आपकी करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी जो आपकी होगी ना, उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली आपका, जब हम उसका ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकालेंगे तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के अंदर ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपको कहता है कि जी बताइए कैश फ्लो इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या निकली है, तो हम कहेंगे कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम, आपने एसेट परचेज किया है। ठीक है जी, एसेट परचेज करते हैं तो वो कौन सी एक्टिविटीज में जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कितना कैश आउटफ्लो होगा? 300 का। ठीक है जी,
तो ये बाकी 50 किधर जाएगा? ये आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जब आप लोग वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लिखते हैं तो उसके अंदर एक अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस एंड अदर पेबल्स। तो ये जो 50,000 है 50,000 ये उन अदर पेबल्स के क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा होगा और वो अदर पेबल के क्लोजिंग बैलेंस में जब उसके ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे हम और ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस को हम लोग उधर ऐड करेंगे या लेस करेंगे तो फिर ये 50 का इम्पैक्ट भी आपकी कैश फ्लो में शामिल हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि जब भी कभी आपने एसेट परचेज किया है और वो सारा का सारा पे नहीं किया तो फिर आपने उसका उतना इम्पैक्ट अपनी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेना है जो आपने पे कर दिया है और उतना इम्पैक्ट जो आपने अभी पे नहीं किया है वो आपने इधर अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है जी। तो ये था जनाब हमारा, अगर हमारे पास एसेट के अंदर कोई मूवमेंट ना हो सिर्फ एडिशन हो और डेप्रिसिएशन हो, लेकिन अगर एसेट के अंदर एडिशन भी है डेप्रिसिएशन भी है और डिस्पोजल भी है तो फिर जो है वो हम लोगों को डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फिर हम सेकंड सिनेरियो की तरफ आ जाते हैं, सिनेरियो नंबर 2। अगर एडिशन भी है और डिस्पोजल भी है तो हमें दो कैश फ्लोज मिलेंगे। दोनों कैश फ्लोज जो है एक एसेट के एडिशन से मुतालिक है, डिस्पोजल से मुतालिक है। सबसे पहले हम लोग एसेट की कॉस्ट, एसेट का पीपी का अकाउंट बनाएंगे, नेट बुक वैल्यू, ओपनिंग हमने लिख दिया, हमने डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंसेस भी लिख दिए। अगर तो डिस्पोजल होगा तो वो हमारे पास कोई एडिशंस नहीं होगी, लेकिन अगर एडिशंस और डिस्पोजल दोनों होंगे तो इन दोनों में से कोई एक चीज उसने जरूर बताई होगी, उसने किसी एक चीज के बारे में जरूर बताया होगा, या तो ये फिगर बताई होगी कंफर्म या ये फिगर बताई होगी कंफर्म, क्योंकि एक बेल अकाउंट से हम एक ही बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ना। तो यहां से हमें पता चलेगा जो डिस्पोजल है वो डिस्पोजल के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है जी। डिस्पोजल अकाउंट में एसेट की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, एसेट की डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल आ जाएगी, गेन ऑन डिस्पोजल आपको मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से, और उसके बाद आपका ये लॉस और डिस्पोजल होगा तो वो इस तरफ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के से पता चलेगा आपको, और फिर उसके बाद आपने उसको नेट करके आपने कैश रिसीव्ड निकाल लेना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर एडिशन और डिस्पोजल हो या सिर्फ डिस्पोजल हो तो हमने कैश फ्लो जो है वो इस तरह से निकालना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। उससे क्या है कि ओपनिंग नेट बुक वैल्यू हमारे पास है 850,000, डेप्रिसिएशन 15,000 की ड्यूरिंग द ईयर चाल रही है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 900,000। ठीक है जी। फिर उसने चौथी चीज बताई है, एसेट परचेज 3 years ago having the cost 50,000 and accumulated depreciation till the date of disposal is equal to 20,000, ठीक है, is sold at a profit of 5,000। अच्छा एक चीज इसमें चेंज कर लें, ये 15,000 नहीं, ये 1.5 लाख कर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख कर लें। ये एग्जांपल मैंने खुद ही बनाई है तो मुझे पढ़ते हुए अंदाजा होगा कि वो डेप्रिसिएशन की फिगर जो है थोड़ी सी गलत मैंने बता दी। अच्छा, तो 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है। अब इन चार चीजों से हम लोग इंफॉर्मेशन प्लेस करना शुरू करते हैं। ये हमारा एसेट का अकाउंट है, एसेट के अकाउंट में हम लोग नेट बुक वैल्यू ऐड करें और एसेट के अकाउंट में हम लोग ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है जी 850,000 ये लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस है जी हमारा 900,000 ये लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर बताया है 1.5 लाख की ये हम लिखेंगे। फिर उसने बताया है कि एक एसेट है जो हमने 3 साल पहले परचेज किया था जिसकी 50,000 एक्यूमुलेट कॉस्ट थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल 20,000 हो गई थी। यानी कि हमने एक ऐसा एसेट बेचा है जिसकी नेट बुक वैल्यू 30,000 रुपए है, 50,000 कॉस्ट थी और 20,000 उसकी नेट बुक वैल्यू थी, 20,000 उसकी डेप्रिसिएशन थी तो नेट बुक वैल्यू थी 30,000। तो जो हमने एसेट डिस्पोज किया है उसका बैलेंस हमारे पास इस अकाउंट के अंदर 30,000 आ रहा है। ठीक है। अब इस 30,000 रुपए में क्या क्या शामिल है? ये 30,000 बेसिकली उस एसेट की कॉस्ट है माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल है। ये मैंने क्वेश्चन में बताया। अगर ना हो, जारी बात है क्वेश्चन में ये चीजें नहीं दी गई होंगी, आपने कैलकुलेट करनी है। और अब अगेन वो डेप्रिसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो मैं नहीं चेक कर रहा था यहाँ पे, वो तो मैं नहीं समझा रहा, एग्जामिनर करेगा। एग्जामिनर डेट ऑफ परचेज इस एसेट की बताएगा, एग्जामिनर इस एसेट की कॉस्ट बताएगा और कहेगा चलो भैया वो खुद ही कैलकुलेशंस करो, डेप्रिसिएशन का रेट बताएगा, डेप्रिसिएशन का मेथड बताएगा। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके इस 20,000 की फिगर में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज रेलेवेंट है वो है इसकी डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल जो है वो 20,000 है।
क्वेश्चन के अंदर आपको वो कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, ये हमारी मजबूरी है कि आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशंस करवाना चाहता है, वो चेक करना चाहता है कि आप कैसे मल्टीपल आइटम्स को हैंडल करते हैं। ठीक है जी। तो डिस्पोजल आपने कर दिया है 30,000 का, तो ये 30,000 आपका चला गया। अब देखिए जरा ये अकाउंट टैली होता है कि नहीं। अगर अकाउंट टैली होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, वो आपकी एडिशंस होगी ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए डिस्पोजल की फिगर उसने दी है हमें कि ऐसा एसेट जो डिस्पोज हुआ उसकी नेटबुक वैल्यू 30,000 है, तो इसकी जो डिस्पोजल की जो फिगर है वो कितनी होगी जनाब। हम कहते हैं 30, 150 और 900 करने से आता है 1080, और यही हमारा इस तरफ भी होगा। इसमें से हमने माइनस करना है 850, तो हमारे पास आता है 230। तो हमारे पास जो एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर है, जो एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर है वो है जनाबे वाला 230 की। ठीक हो गया, और हमारा ये अकाउंट टैली हो जाता है। तो हमारे पास एक कैश फ्लो जो यहां से निकलती है वो है एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर 230 की। ये हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें चली जाएगी। डेब्ट डिस्पोजल की तरफ चलते हैं। अब जो एसेट डिस्पोज हुआ है, अगर इसकी कॉस्ट हो तो वो आप इधर लिखेंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह हो तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वहां से हमें सीधी सीधी इसकी नेटबुक वैल्यू मिल गई है, तो हम ये चीज और ये चीज लिखने के बजाय हम सिंपल इसकी नेटबुक वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, जो हमें 30,000 आई है ये बनी। ठीक है जी। उसने ये बताया है इसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 5,000 का होगा। ये प्रॉफिट हमें कहां से पता चला? ये प्रॉफिट बेसिकली आपको पता चला होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अदर इनकम्स के अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आपके पास आ रहा होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप इस तरफ लिखें गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, लॉस ऑन डिस्पोजल होगा तो आप इस तरफ लिखेंगे। तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट जो है वो करने से आपके पास 35,000 का टोटल बैलेंस आता है, और 35,000 ये, इसका मतलब ये है कि आपने ये एसेट 35,000 का बेचा है। सिंपल है ना, आपने कहा कि एसेट उसकी नेटबुक वैल्यू 30,000 है टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, और उसके ऊपर 5,000 का आपको बेनिफिट मिला है, तो ये आपके पास जनाब 35,000 पे कैश रिसीव्ड आता है। 35,000 आपका कैश रिसीव्ड है, कैश रिसीव 35,000 है। तो दूसरी हमें यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन पता चली हुई है कि जो कैश रिसीव्ड है हमारा ये 35,000 है कैश इनफ्लो, और कैश इनफ्लो जो है वो आपका क्या है, ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने एसेट परचेज किया या बेचा, ये दोनों आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लोज है। तो क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली ये चीज भी होती है कि आपको ये दिया गया होता है कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपने एसेट्स को कैसे डिस्पोजल करना है। तो हम लोगों ने ये एग्जांपल पढ़ी है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि रीपेमेंट ऑफ लोन हो, तो आप लोन अकाउंट बना लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आप अपना ओपनिंग बैलेंस लोन का लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लोन का लिखेंगे, और रीपेमेंट ऑफ लोन। अक्सर औकात ऐसे होता है कि रीपेमेंट ऑफ लोन के बारे में आपको गाइडलाइंस क्वेश्चन में मिली होती है, यानी कि लोन होता है ना तो उसके सामने लिखा होता है पेएबल इन 5 इयर्स, पेएबल इन 3 इयर्स। पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो करंट पोर्शन ऑफ द लोन होता है ना, वो इस साल पे करना होता है। याद रखिएगा, अगर आपको कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन की दी गई हो, एक देखिए ना लोन जो बड़ा लॉन्ग टर्म लोन होता है ना, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि उसका करंट पोर्शन बनाते हैं, उसका नॉन करंट पोर्शन बनाते हैं। करंट पोर्शन में वो वाली लोन की अमाउंट आती है जो कि हमने अगले एक साल में पे करनी है। तो अगर आपके पास पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो और उसमें लोन के करंट पोर्शन में कुछ अमाउंट लिखी हो, तो वो अगले साल समझ लें कि पे हो गई है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन जो है, ये करंट पोर्शन ऑफ लास्ट ईयर में जो फिगर पड़ी होती है वो हमें वहां से पता चल जाती है। रीपेमेंट ऑफ लोन ये जो होता है, ये करंट पोर्शन ऑफ लोन इन लास्ट ईयर, ये तो लिखी होती है ना, ये रीपे हो गई होती है। आप समझे कि अगर लास्ट ईयर की फिगर्स दी गई हैं और उसमें आपको कोई लोन दिया गया है, तो वो आप समझेंगे वो पे हो गया है, वो पे करना है। तो वो रीपेमेंट के बारे में अगर उसने ना भी बताया हो तो आपने वो फिगर यहाँ पे लिखनी है, और न्यू लोन टेकन जो है वो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है जी। इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं। उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी क्यू एट 1 जनवरी 31 दिसंबर इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स। देखें 31 दिसंबर 2017 और 1 जनवरी 2017। ठीक है, यानी कि ये साल के शुरू के हैं, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ओपनिंग में उसने लिखा हुआ था लोन की रीपेमेंट,
ठीक है जी। लोन रीपेबल विद इन 12 मंथ्स। जब हम ओपनिंग की बात करते हैं तो साल के शुरू में लोन रीपेबल था 760,000 का, यानी कि ये इस पूरे साल में पे होना है। तो ये जो फिगर यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि 7,60,000 रुपए की पेमेंट हो गई है। ठीक है जी। और लोन रीपेबल जो है आफ्टर 12 मंथ्स जो है वो ये इतना है। तो एक चीज तो ये समझ लें कि ओपनिंग होगा 14000000, 14000000, क्लोजिंग होगा आपका 16500000। ये जो ओपनिंग है ये पे हो गया है, ये ओपनिंग जो है ये पे हो गया है 760,000। अब देखें कि आपका अगर अकाउंट टैली होता है तो ठीक है, अगर अकाउंट टैली नहीं होता तो फिर हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस तरफ आएगी, ये न्यू लोन टेकन होगा, या अगर इस तरफ आएगी तो ये एडिशनल रीपेमेंट ऑफ लोन होगी, यानी कि आपने कुछ मजीद लोन रीपे किया है। अब देख लें जरा कि आपके पास जो है वो क्लोजिंग है 1650 और 760, तो ये बनता है जी 2410, और इधर भी बनेगा जी 2410। इसमें से 1400 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी 1010, 10100000, ये आपने नया लोन न्यू लोन लिया है। ठीक है जी। 760,000 जो पिछले साल के क्लोजिंग में पेबल था वो आपने पे कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग ये वाली फिगर को ऑटोमेटिकली अज्यूम करेंगे जो पिछले साल की बैलेंस है उसके अंदर कि 7,60,000 जो है ये हमने पे कर दिया है। देखिए लोन के अंदर जो ओपनिंग करंट पे लोन पेबल की जो करंट अमाउंट होती है वो हमने अज्यूम करनी है कि हमने पे कर दिया, अनलेस कि वो हमें ये बताए कि यार हमने पेमेंट नहीं की। तो कैश फ्लोस रिलेटिंग टू द लोन ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या होगी? दो पेमेंट्स होंगी, एक आपने लोन रीपे किया है, कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम इसे लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, कि आपने लोन रीपे किया है कितना 7,60,000 का, ये आपका कैश आउटफ्लो होगा। और न्यू लोन जो आपने लिया है ये आपने लिया है 10100000 का, ये आपका पॉजिटिव कैश फ्लो होगा, कैश आ रहा है आपके पास। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर इस टी अकाउंट से दो इंफॉर्मेशन जाएंगी। जो ये रेंट के ऊपर 4 लाख रुपए आ रहा है ना ये वाला, इसको आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि ये उससे अगले सालों के लिए है। ठीक है, तो जब हम लोग 2018 की कैश फ्लोज बना रहे होंगे तो उसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि ये 4 लाख जो है रीपे हुआ। इसके अलावा कुछ और रीपेमेंट भी हो सकती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7,60,000 की रीपेमेंट हुई है। अगर आप ई अकाउंट टैली करें और आपका इस साइड डेबिट साइड पे डिफरेंस आए तो फिर आपने इसको रीपेमेंट ऑफ लोन को 760,000 इसको हमने जो एडिशनल रीपेमेंट है उसके तौर पे लेना है, वो भी हमारा कैश आउटफ्लो होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दी है, सॉरी, ये जो लोन का ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, ये 14 और 16,500 नहीं है, ये बल्कि इन दोनों को जमा करके आएगा, इन दोनों को जमा करके आएगा, ये भी और ये भी। ओपनिंग जो है वो हमारा है, जो हमारी लोन की ओपनिंग अमाउंट है वो है 760 प्लस 1400 2160, और जो क्लोजिंग है वो है 2050 2050। ठीक है जी, 2050,000। तो 2050 में से जब हमने पेमेंट की है 760 की 2810 और 2810,000, अब डिफरेंस निकालते हैं 2160, ये बनता है 650। तो ये जरा देख लीजिएगा, न्यू लोन टेकन 650,000 का है और रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो 760,000 की। ये दोनों आपके लोन का टोटल बनता है ना, करंट पोर्शन भी और नॉन करंट पोर्शन भी। लोन रीपेबल विद इन 12 मंथ्स और नॉन रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स, ये दोनों को जमा करके लिखना है। तो ये आपका ओपनिंग लोन जो है वो 2160 है और क्लोजिंग 2050 है, ये आपका एंट्री नोट कर लें। ठीक है जी।
ओपनिंग और क्लोजिंग जो होते हैं वो लोन रीपेबल विद इन 12 मंथ्स और लोन रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स, इन दोनों को जमा करके आते हैं, क्योंकि वो आपका टोटल लोन होता है। बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों ने जो लोन है वो दो जगहों पे तोड़कर दिखाना होता है। उसका करंट पोर्शन आपने अलग दिखाना होता है करंट लायबिलिटीज के अंदर, और उसका नॉन करंट पोर्शन आपने नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाना होता है। आगे चलते हैं जी इंटरेस्ट पेड की तरफ। ये बात हम कर चुके हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग हम लोग लिखेंगे, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। अभी हम लोग ने जो हॉपर लिमिटेड का क्वेश्चन किया था उसमें था हमारा इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप एडवांस में कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लोन जो है वो मार्च टू मार्च चलता है और हर मार्च में आपने पेमेंट एडवांस में करनी होती है। तो जो मार्च में आपने एडवांस में पेमेंट की हुई है वो अगले मार्च तक जाएगी, और साथ में आपका 31 दिसंबर में ईयर एंड आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 3 महीनों का लिए आपका प्रीपेड इंटरेस्ट हो सकता है कुछ हो। और अगर एक से ज्यादा बैंक्स हैं, एक से ज्यादा जगहों पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो सारे आपने इधर ही फॉल करते हैं। तो ओपनिंग इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस जो है, यानी कि अगर आपका अक्रूड इंटरेस्ट है तो वो क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग डेबिट साइड पे आ जाएगा। और इसी एक अकाउंट के अंदर हम मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग डेबिट बैलेंस यहाँ पे और क्लोजिंग डेबिट बैलेंस यहाँ पे आएगा। जितना एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा, और ये आपने कैश फ्लो है जो आपने बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकाल लिया। तो ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में से मिल जाएगा और क्लोजिंग भी आपको बैलेंस शीट में से मिल जाएगा। इसी तरह से ओपनिंग क्रेडिट आपको बैलेंस शीट में से और क्लोजिंग बैलेंस शीट में से मिल जाएगा। एक्सपेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा, और पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है कि आप यहां से निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, कैश फ्लो आपकी निकलेगी। ऐसा हो सकता है कि एक ही बैलेंस शीट के अंदर आपको अक्रूड इंटरेस्ट भी मिले और प्रीपेड इंटरेस्ट भी मिले, क्योंकि कंपनी एक से ज्यादा लोन लेती है, तो वो सारे आपने इधर इकट्ठे कर देने हैं। हमने हर लोन को अलग अलग प्रेजेंट नहीं करना, एक से ज्यादा लोन्स भी होंगे तो उन सारों को इधर ही इकट्ठा कर देना। इसी तरह से ये कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं जिसमें शेयर्स वगैरह की एडजस्टमेंट्स होती है। तो ये देख लेते हैं कि टू फाइंड न्यू शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर, कैश फ्लोज के अंदर से अगर आपके पास शेयर कैपिटल है, ओपनिंग शेयर कैपिटल लिखें, क्लोजिंग बैलेंस लिखें, और अगर उसमें नया शेयर्स आ रहे हैं तो न्यू शेयर इशूड आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नजर आएंगे। तो शेयर कैपिटल के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यू शेयर की होती हैं, या बाय बैक ऑफ शेयर होता है। मजे की बात यह है कि बाय बैक तो आप करते नहीं है, तो आपके पास जो नए शेयर होंगे वही आपके पास आएंगे, उसका जो डिफरेंस होगा। बाय बैक आप करते हैं लेकिन FR1 में आप बाय बैक नहीं पढ़ते, तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर बाय बैक आने के चांसेस नहीं है। जहां तक बात है शेयर कैपिटल वगैरह के अलावा कुछ और चीजों की, जैसे ये है कि कैश फ्लोज रिलेटिंग टू द शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो आपको पता चल जाएगा कि जितने शेयर आपने इशू किए हैं वो प्रीमियम के ऊपर इशू किए हैं, तो न्यू शेयर, तो आपको शेयर कैपिटल का अकाउंट जो है ना वो पता चलेगा शेयर प्रीमियम का। जब आप शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाएंगे, शेयर प्रीमियम का अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, न्यू शेयर जो इशू किए आपने वो आ रहा होगा। अगर कुछ शेयर डिस्काउंट पे इशू किए हैं या कुछ बोनस दिया है तो आपकी क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। तो ये फिगर्स आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पी कंपनी के एग्जांपल है, आप खुद देखिएगा। डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। डिविडेंड नॉर्मली हर क्वेश्चन के अंदर होता है। डिविडेंड होता है वो रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट होता है। तो रिटेन अर्निंग अगर आपने पी अकाउंट बनाए, ओपनिंग बैलेंस आप रिटेन अर्निंग का यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर उसमें ऐड करेंगे, और जब क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ से आपको बैलेंस शीट में से मिल जाएगा, ये दोनों चीजें आपको बैलेंस शीट में से मिल जाएंगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगी, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि डिविडेंड कितना आपको मिला है, वो इस टी अकाउंट से पता चल जाएगा। और डिविडेंड जो होता है, अगर डिविडेंड पेबल का अकाउंट आप बनाएं, आपको पता है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है वो सारा का सारा अभी पे नहीं होता। तो डिविडेंड डिक्लेयर, अगर डिविडेंड पेबल का ओपनिंग बैलेंस हो और क्लोजिंग बैलेंस हो जो आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे उसके अकाउंट्स बनाते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पे ऐड हो जाता है, जो कि आपका कहां से आया है, रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट से आया है, ये वाला ऊपर वाला, और इस तरह से आपका डिविडेंड पेड निकल आता है। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग डिविडेंड पेबल्स ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि जितना आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो सारा का सारा पे हो गया। अगर ओपनिंग भी जीरो हो, क्लोजिंग भी जीरो हो, तो इसका मतलब ये है कि जितना आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, फॉर एग्जांपल 100,000 का, उतना ही आपका पे हो गया है। तो आप डिविडेंड डिक्लेयर को डिविडेंड पेड के इक्वल कंसीडर करके कर सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग डिविडेंड पेबल्स ना हो। ठीक है जी, तो ये डिविडेंड की एग्जांपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना इसकी एक एग्जांपल करते हैं, और एक बड़ी एग्जांपल है, यूनिवर्सल लिमिटेड का सवाल है। ये क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और फिर हम लोग इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह देखते जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है,
इसमें मैंने एडजस्टमेंट्स वगैरह सारी माइनस कर दी है और सिर्फ आपको एक फ्लो जो है वो समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप बनाएंगे। यूनिवर्सल लिमिटेड का एक क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम अपना पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने लगे हैं। अब हम आज अपनी पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने लगे हैं, पहली कैश फ्लो करने लगे हैं, व्हिच इज कैश फ्लोज ऑफ यूनिवर्सल लिमिटेड। चलते हैं क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 38 जून 2007। ठीक है जी। शेयर कैपिटल आप देखिएगा, शेयर कैपिटल में तो आपको शेयर कैपिटल में नजर आएगा जी इंक्रीज है। 2016 और 2017 के दरमियान में इंक्रीज है 1.5 लाख से 1,75,000 हो गया है। तो डेफिनेटली कुछ शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू किए हैं तो पैसे आएंगे। पैसे कितने आए हैं आपको पता है, 150,000 और 175,000 का जो डिफरेंस है ये आपके पास शेयर कैपिटल में पैसे आए हैं। ठीक है जी। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने कुछ शेयर इशू किए हैं कैश फ्लो फ्रॉम। जब आप अपने शेयर इशू करते हैं तो क्या करते हैं आप, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करते हैं। रिटेन अर्निंग में मूवमेंट है, रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस पहले 0 था, अब 10,000 हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ एसेट्स हमारे रीवैल्यू भी हुए हैं। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर जो मूवमेंट आ रही है ये भी हमें गौर से देखनी होगी, इससे रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आगे भी मिलेगी। डिबेंचर्स है, पहले 20 के थे अब 18 के हो गए हैं, यानी कि इसमें इसका मतलब ये कुछ डिबेंचर्स हमने रिटर्न ले लिए हैं, यानी कि वापस कर लिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 6,000 की थी 0 की हो गई, यानी कि ये टैक्स आपका टैक्स लायबिलिटी वाला अकाउंट है, इसको हम डेफर्ड टैक्स का वर्ड यूज करते हैं। डेफर्ड टैक्स ना भी करें, आप सिर्फ इसको टैक्स लायबिलिटी के वर्ड समझ लें तो ये आपका टैक्स का टी अकाउंट बनेगा और उसमें इंफॉर्मेशन प्लेस होगी। इंटरेस्ट पेबल आपका इंटरेस्ट का टी अकाउंट है। ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है। अक्रूड लायबिलिटीज आपकी करंट लायबिलिटीज है। अनअर्न्ड मेंटेनेंस इनकम ये भी आपकी करंट लायबिलिटी होता है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है ये आपने बनाई हुई है 10 और 8 की, ये आपका टैक्स का अकाउंट है। ठीक है जी। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखें, ओपनिंग था 120,000 का और क्लोजिंग है 158,500 का। इसका मतलब ये है कि एक तो डेप्रिसिएशन आई है और दूसरा ये है कि कुछ आपकी एडिशंस भी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है क्योंकि अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन होती तो 120,000 से कम बैलेंस होता ना करंट ईयर का। स्टॉक इन ट्रेड में चेंजेस है, ये आपकी करंट एसेट है। इनकम टैक्स रिफंडेबल आपका करंट एसेट है। टैक्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट है और ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सिंपल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट दी हुई है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, सेल्स आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 85,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये रहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 49,000 का। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो 2,000 के हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 47,000 का। और इसके बाद आप टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है जी 32,934 का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने होपर लिमिटेड का क्वेश्चन किया था। हम लोगों ने बस अकाउंट्स के अंदर से डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने और फिर इसको बनाकर चला जाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसमें सिर्फ एक फिगर मिसिंग है। बेसिकली ये एक बड़ा सवाल था जिसको मैंने छोटा करके काट के तो फिर इसके अंदर जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन ये डाली है। ठीक है, आपने बस इसमें एक चीज अज्यूम कर लेनी है कि इसका जो डेप्रिसिएशन है वो 15,200 है। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 15,200 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर शामिल है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15,200 का, ये आपने अपने पास नोट करना है। ठीक है जी। अब कैश फ्लो बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे हम लोग। मैं जरा शॉर्ट करके लिखूंगा ताकि जरा जल्दी जल्दी एंट्रीज हो जाए। हम लोग लिखेंगे कंपनी का नाम यूनिवर्सल लिमिटेड, कैश फ्लोज स्टेटमेंट, और फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2017। ठीक है जी। तो 2017 की इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये आपका है 47,934 का। 47,934 का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसमें से माइनस करेंगे हम, इसमें हम एडजस्ट करेंगे आपका जो डेप्रिसिएशन वगैरह है। हम लोग क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर वो ही वाला प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। देखिए इनडायरेक्ट मेथड हो या डायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा कि भाई डायरेक्ट मेथड से बनाना है या इनडायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन के अंदर अगर ना बताया गया हो तो फिर हमने इनडायरेक्ट
मेथड से बनाना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से दी गई होती है मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर। और अगर आपको वो कहें कि भाई डायरेक्ट मेथड से बनाइए तो फिर इंफॉर्मेशन वो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से देगा। तो इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन हम लोग करने लगे। तो स्लैश के अंदर नॉन कैश आइटम हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ये एक्सपेंस शामिल है, ये एक्सपेंस शामिल है, ये है, हमने ये किया, वो किया, व्हाटएवर जो भी किया वो हम यहाँ पे उसको एडजस्ट करते चले जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन है, ऐड बैक करेंगे 15,200 की हमारी डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये हम ऐड करेंगे। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन के अलावा हमारे पास एक्सपेंसेस में कोई चीज नहीं है। हमने नॉन कैश आइटम जो थी वो सारी की सारी एडजस्ट करनी थी। एक हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास आ रहा है, ये एक नॉन कैश प्रॉफिट होता है। ठीक है जी। अब अगर आप सोचें कि रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये हमारे पास आ तो रहा है, लेकिन क्या ये हमारे पास प्रॉफिट्स के अंदर शामिल होता है? तो जवाब है जी नहीं। ये हमारा 47,934 वाला जो प्रॉफिट है इसके अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का इंपैक्ट नहीं है। रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर आता है, और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारे कैश फ्लो के स्कोप से आउट है। करना क्या है, जब इसका सवाल आएगा उस वक्त बताऊंगा। बहरहाल इसके अंदर और कोई नॉन कैश आइटम नहीं है, फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे उस चीज की जो कि है हमारी सेपरेटली क्लासिफाइड। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हमारा एक टैक्स है जो सेपरेटली क्वालिफाई, जो इंटरेस्ट है जो सेपरेटली क्लासिफाइड है, तो हम ये भी ऐड बैक कर देंगे। हम लोग कहेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी हम ऐड बैक कर देंगे 2000 का, क्योंकि 47,934 जो है इससे ऊपर ये फॉल कर रही है फिगर। इसका मतलब है कि 47,934 के अंदर इस चीज का इंपैक्ट होगा। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा जी, हमने इसमें 17,000 ऐड करना है, तो 47,934 प्लस 17,200, ये हमारे पास बनता है 65,134। अब आगे क्या करना है जी, हमने अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस बतानी है। पहले तो वर्किंग कैपिटल की आइटम्स आइडेंटिफाई करना है। वर्किंग कैपिटल की आइटम है स्टॉक इन ट्रेड, इनकम टैक्स रिफंडेबल, टैक्स रिसीवेबल, ये सारे के सारे हमारी वर्किंग कैपिटल की आइटम्स हैं। इसी तरह से इधर आते हैं हम, तो हमारे पास है जी ये वाली टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल हमारी लायबिलिटी तो है, लेकिन हमने इसको सेपरेटली क्लासिफाई करना है। इंटरेस्ट पेएबल हमारा करंट लायबिलिटी जरूर है। ट्रेड पेएबल्स, अक्रूड लायबिलिटीज और अनअर्न्ड मेंटेनेंस और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये टैक्सेशन जो है ये हमारी, ये भी हमने सेपरेटली अकाउंट बनाना है। तो जनाब ये जितने भी अकाउंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं इन सब की चेंजेस हमने यहाँ पे लिखनी शुरू कर देनी है। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो जनाबे वाला स्टॉक इन ट्रेड क्लोजिंग कितना है जी 58, ओपनिंग है 45, 58 माइनस 45, आंसर आया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हमने यहाँ पे माइनस करके लिख देना। इनकम टैक्स रिफंडेबल, क्लोजिंग है जी 8,500, ओपनिंग है जी 0, इसका मतलब आया इंक्रीज। इंक्रीज है तो माइनस करके लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स 68,000 माइनस 56,000, आंसर आया 12 पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो माइनस करके लिख देना है। तीनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं और तीनों हमने माइनस करके लिखनी है। अब चले जाते हैं ट्रेड पेबल्स की तरफ। ट्रेड पेबल्स से पहले टैक्स लायबिलिटी, ये आपकी ट्रेड लायबिलिटी है, ये आपने को पुरानी पे करनी थी, वो आपने पे कर दी 6,000 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 6,000। डिक्रीज आ रहा है टैक्स लायबिलिटी के अंदर, पहले 6,000 थी अब 0 हो गई, डिक्रीज है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। टैक्स लायबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटरेस्ट पेबल हमारी करंट लायबिलिटी तो है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट पेबल हमने सेपरेटली डी अकाउंट बनाना है इसलिए हम इसको यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ट्रेड पेबल्स की तरफ चलते हैं। 42 माइनस 39 इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड पेबल्स 3,000 ऐड कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लायबिलिटीज। इसी तरह से अक्रूड लायबिलिटीज, अक्रूड लायबिलिटीज है 20 माइनस 18 की इंक्रीज हो रही है, ऐड कर देंगे। अनअर्न्ड मेंटेनेंस 2 माइनस 4 डिक्रीज हो रही है, माइनस कर देंगे। अनअर्न्ड मेंटेनेंस 2,000 डिक्रीज हो रही है, माइनस कर देंगे।
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब ये टैक्सेशन और इंटरेस्ट पेबल इन दोनों के हम लोग जो है ना वो अकाउंट्स बनाएंगे, टी अकाउंट्स, इंटरेस्ट पेबल का भी और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी। तो हम लोग वर्किंग में इन दोनों के टी अकाउंट्स बना लेते हैं। जो हमने कहा था कि हम बनाएंगे टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो ओपनिंग है, इंटरेस्ट पेबल 2500, क्लोजिंग ओपनिंग 2500, क्लोजिंग 1000, ओपनिंग 2500, क्लोजिंग 1000। टैक्स जो है इसका ओपनिंग 8000, क्लोजिंग 10000, ओपनिंग 8000 और क्लोजिंग जो है वो 10000। अच्छा, आगे क्या करें? आगे हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में से भी तो फिगर्स हैं जो यहाँ पे हमारी आनी है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस या प्रॉफिट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस आ गए हैं हमारे पास, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, इन सबको जमा करके आ जाएंगे। तो ये जरा आप सब लोगों को मेरे साथ करना पड़ेगा। 65,134 माइनस 13,000 माइनस 8,500 माइनस 12,000 माइनस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 माइनस 2,000, तो ये बनता है 28,634। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लिखने के बाद हमने इसमें से माइनस करने होते हैं टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड के अंदर हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस से। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास कितना आ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 2000 का, और टैक्स एक्सपेंस हमारे पास कितना आ रहा है, टैक्स एक्सपेंस हमारे पास कितना आ रहा है जी, 15,000 का। ठीक है जी, टैक्स एक्सपेंस 15,000 का। अब आगे चलते हैं, इंटरेस्ट जो है, अब हम इसमें से बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगी 4,500 इस तरफ और इधर भी 4,500। तो कैश पेड जो है वो बन जाएगा 3,500 का, इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,500 कैश पेड। टैक्सेशन के केस में 8,000 और 15,000 ये बनते हैं 23,000। इधर भी जब हम क्लोजिंग फॉलो करेंगे 23,000 का, तो हमारे पास कैश पेड आ जाएगा 13,000 का। तो टैक्स पेड जो है ये हमारे पास 13,000 का है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएगा जी 28,634 माइनस 13,000 और 3500, 12,134। ठीक हो गया जनाब, ये आपका होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि आपने बना लिया। अब अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी ही आइटम्स जो है उनमें से हमने कौन कौन सी आइटम्स जो है उनका इंपैक्ट ले लिया है। अगर आप गौर से देखें तो ये सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है अब हमने अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले गए। इसी तरह से ये जो आइटम्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये भी सारी की सारी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर चली गई। अब जो रह गया है वो सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको पता है ये कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, और ये वाली सारी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ये कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। ये सीएफएफ में आता है, ये सीएफआई में आता है, और ये वाला जो एंड पे कैश बच गया है ये आपको पता है कि ये हमारी एंड पे कैश रिकंसिलिएशन जो बनती है उसमें आता है। ठीक है जी, तो अब हम ऐसा करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाते हैं और यहाँ से हम अपनी एडिशंस निकालने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी का अकाउंट बनाने लगे हैं जनाब हम। इसमें हमें ओपनिंग दी है 120,000 की आई थी और क्लोजिंग है 158,500 का। सिर्फ एक ही है इसमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम इधर लिखते हैं, जो क्वेश्चन में हमें दी है 15,200। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन की अवेलेबल है 15,200। अच्छा जी, तो अब हम लोग अगर डेबिट साइड पर टोटल करेंगे तो 158,500 प्लस 15,200 ये बनता है जनाब 173,700, और यहाँ पे हमारे पास कैश पेड आएगा तो 53,700, 53,700। ये आपका कैश पेड है, और ये कैश पेड कहाँ पे आएगा, कैश फ्लोज फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद हम लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये वाला सेक्शन बनाएंगे हम अपने। सबसे पहले आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाई है, अब हम कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। उसमें सबसे पहली आइटम हम लिखेंगे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 53,700 पैसे गए तो कैश आउटफ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर और कुछ भी नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर और कुछ भी नहीं है। अब हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आप देखिए आपके पास शेयर कैपिटल है, आपके पास शेयर कैपिटल अकाउंट है। शेयर कैपिटल अकाउंट में 25,000 का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने कुछ शेयर्स मजीद इशू किए हैं। अच्छा, एक चीज ये देख लीजिएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर शेयर कैपिटल 150,000 और 175,000, ये हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस जो होता है ना ये अकाउंट, इसकी जरा एंट्री जेल में लेकर आए। रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट, ये होता है जी। तो ये एंट्री भी हमें ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर करनी चाहिए, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो है ये भी हमें उधर ही लेकर जाना चाहिए एसेट के अंदर, ये भी एसेट के अंदर जाएगा, ठीक है जी। तो एसेट के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 10,000 की हुई है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी अकाउंट के अंदर। रिवैल्यूएशन सरप्लस 10,000 का, तो हमारे पास जो एसेट है बेसिकली वो 43,700 का हो जाएगा, ठीक है जी। कैश पेड, ये जरा ध्यान में रख लीजिएगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का में जितना इंक्रीज आया है वो आपका इधर आएगा 43,700। जब हम पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्वेश्चन करेंगे ना उस वक्त मैं आपको पूरी रिवैल्यूएशन सरप्लस की सारी एडजस्टमेंट सिखा दूंगा। अभी के लिए ये है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में जितना इंक्रीज है ना वो आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखना है, ठीक है। तो ये भी अब हमारा क्लोज हो गया। अब हमारे पास दो ही चीजें रह गई हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इंक्रीज है 25,000 का, इसका मतलब ये है कि शेयर आपने न्यू शेयर्स इशू किए हैं। तो हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग शेयर के अंदर लिखेंगे इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स 25,000 का कैश आउटफ्लो है, ठीक है जी। रिटेन अर्निंग्स के अंदर अगर आप देखें तो रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाना होगा जी हमें। रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट के अंदर ओपनिंग इस तरफ आता है 21,500, क्लोजिंग हमारा इस तरफ आता है 54,434 और इन दोनों के दरम्यान में हमने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करना होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 32,934 का, तो ये बनेगा 32,934 का। अब डिफरेंस देख लीजिए कि कहां पे आ रहा है, वो हमारा कैश पेड होगा 21,500 जमा 32,934, वाह जी वाह 54,434 आ रहा है, ये भी 54,434 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई डिविडेंड हम लोगों ने पे नहीं किया, जीरो डिविडेंड है। 21,500 ये वाला, इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तो एग्जैक्टली यही बन जाता है, तो रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस भी बन जाता है। रिटेन अर्निंग में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जीरो डिविडेंड है, तो रिटेन अर्निंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद रह जाता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को अगर आप देखें तो डिबेंचर्स में 2,000 का डिक्रीज है। डिबेंचर्स जो है ये 100 रुपये का है और 20,000 इसका ओपनिंग था, 18,000 क्लोजिंग है। इसका मतलब ये है कि 2,000 के डिबेंचर्स जो हैं 2,000 रुपयों के डिबेंचर्स वापस ले लिए गए हैं, तो वो हमारा बाय बैक ऑफ डिबेंचर हो जाएगा। और डिबेंचर के बाय बैक को हम 2,000 रुपीज़ इसके क्रेडिट में मतलब ये है कि कैश आउटफ्लो में लिख देंगे। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 23,000 हो जाएगा। अब नेट कैश फ्लोज अगर हम जमा करें और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास 12,134 थी, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 43,700 थी माइनस में, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 23,000 थी। जब हम सारों को जमा करते हैं तो हमारे पास नेट कैश फ्लो नेगेटिव बनते हैं 8,566 के। और अगर हम इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करें जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 48,000,
तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए विच इज 39,434। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करते हैं, ये रहे, तो हमारे पास क्लोजिंग 39,434 आ जाता है इन दोनों को जमा करने से। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग सारे नेट कैश फ्लोज निकाल रहे हैं और उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते हैं, और जिससे कि हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आंसर आना चाहिए। अब जरा आप देखें अगर क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोगों ने क्या किया है कि बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को कहीं ना कहीं लेकर गए हैं, यानी कि हमने बैलेंस शीट की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, इनकम टैक्स रिफंडेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, ये सारा कुछ जो है ये हमारे रेलिवेंट अकाउंट्स में चला गया है। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे भी सारा कुछ रेलिवेंट अकाउंट्स में चला गया है। तो अगर आप पूरी की पूरी बैलेंस शीट की सारी आइटम्स का इम्पैक्ट कैश फ्लो में ले लें और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस की सारी आइटम्स का इम्पैक्ट कैश फ्लो में ले लें, तो आपकी कैश फ्लो डेफिनेटली टैली होनी चाहिए। आपकी कैश फ्लो हमेशा टैली होगी क्योंकि आपने जो सारी अमाउंट्स है उनको कंसिडर कर लिया। अब ये था जी एक इजी सा क्वेश्चन जिसमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स या एडजस्टमेंट्स नहीं थी। अब आगे क्या होता है, क्वेश्चन में एग्जामिनर अक्सर आपको कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स दे देता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कुछ वेरिएशंस दे दी, रिटेन अर्निंग में वेरिएशंस दे दी, ट्रेड पेबल्स में वेरिएशंस दे दी। तो बेसिकली वो आपका कैश फ्लो का नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा होता, वो आपका प्रीवियस जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं या पहले जो आपने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है उसके कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा होता है। वो आपको ये कहेगा कि भाई इंटरेस्ट जो पेबल है इसमें इतना इंटरेस्ट पेड है, इतना ओपनिंग था, इतना क्लोजिंग था, ये इंटरेस्ट फलां लोन पे लिया था, उसके ऊपर इतना एक्सपेंस हुआ, ये इंटरेस्ट फलां लोन पे लिया था। यानी कि वो बेसिकली आपसे कभी अप्रूवल एंड प्री पेमेंट की कॉन्सेप्ट चेक करना शुरू कर देता है, कभी इन्वेंट्री के कॉन्सेप्ट चेक करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर पुरानी चीज़ें भूल गई हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें भी नहीं पूछता, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो पूछता है। आपको पता है अप्रूवल एंड प्री पेमेंट्स के अंदर क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन के एक्सपेंसेस को मतलब क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस उतनी देर के रिकॉर्ड करने हैं जितना वो टाइम पीरियड गुजरा है, जो फ्यूचर में आना है टाइम पीरियड उसके हम लोग अक्रूड में ले जाते हैं। तो ये कोई इतनी को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो डिफरेंट चीज़ों में छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स डाली जाती हैं। इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट है, बच्चे ने एक दो दफ़ा क्वेश्चन भी पूछा कि सर प्रोविजन का बताएं क्या करेंगे, प्रोविजन का ये हो गया, प्रोविजन का वो हो गया। तो प्रोविजन भी कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, प्रोविजन भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ों की अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। टैक्सिला लिमिटेड का क्वेश्चन है और क्विकन्स लिमिटेड का क्वेश्चन है। आज के लिए जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर ये दो सवाल भी आपने करने। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।